Hello, friends. The year 2020 started on a very perilous note where the entire globe was infected by the novel coronavirus. We all spent this entire year either in a lockdown or behind a mask, with a lot of facilities, schools, colleges still not being able to operate. बट इस पूरे साल के जो पेसिमिज्म था उसके मध्य ऑप्टिमिज्म की कुछ रेज अब हमें फाइनली दिखनी शुरू हो गई है. Optimism आया है वैक्सीन से. A ray of hope. सिर्फ there's not just one ray of hope. There are at least 3 or potentially 5 rays of hope. In fact, in the middle of the year, we had talked about that there is a good chance that some vaccine would show really good result. और फेज 3 ट्रायल पर आने के बाद अब कम से कम 3 और पोटेंशियली 5 वैक्सीन ऐसी हैं जो काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर चुकी हैं. इनमें 2 के तो आपने पहले न्यूज सुना होगा. फाइजर की एक वैक्सीन है और साथ ही साथ मॉडर्ना की एक वैक्सीन है जिन्होंने 90% से भी अधिक की एफिशिएंसी रेट दिखाई है. और कल जो है ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन थी जिसके बारे में हम सब लोग बात कर रहे थे उसके रिजल्ट्स पब्लिश होने शुरू हुए. और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन थी अब उसके भी रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आने लगे हैं. ध्यान दीजिए ये इंटरिम है, एक तरह का हाफ ईयरली एग्जाम है, लेकिन जो मिड टर्म एग्जाम पे रिव्यू हो रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो आने वाले समय में हमें वैक्सीन जो मिलेगी उसकी एफिशिएंट होने की संभावना काफी ज्यादा हो चुकी है. ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन थी आपको याद होगा इसका नाम था चिंपैंजी अडीनो वायरस ऑक्सफोर्ड 1 वैक्सीन, क्योंकि ये अडीनो वायरस टेक्नोलॉजी पे आधारित थी. तब तक इसका नाम ये था, लेकिन अब ये चूंकि एस्ट्राजेनेका नाम की अमेरिकन कंपनी के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है वो लोग मिलकर के अब इस वैक्सीन को बनाएंगे और रोल आउट करेंगे. इसलिए अब इस वैक्सीन का नाम रखा जा रहा है AZD1222. ये नंबर्स हैं. अब हम इसको ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के नाम से ही जानेंगे इस फर्दर वीडियो में, लेकिन एग्जैक्ट नाम इसका ये है. कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के 2 सैंपल्स किए गए. 2 सैंपल्स में से एक सैंपल जिसमें दोनों स्ट्रॉन्ग डोज दी गई उसमें 63% एफिशिएंसी थी. जिसमें एक पहली वीक दी गई और दूसरी स्ट्रॉन्ग दी गई उस सैंपल में एफिशिएंसी 90% थी. यानी कि जो एवरेज एफिशिएंसी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की निकल के आई वो है 70%, यानी 70%. व्हाट डज 70% एफिशिएंसी मीन? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये वैलिड सवाल ये है कि जब ऑक्सफोर्ड कह रहा है 70% एफिशिएंट है, मॉडर्ना कह रहा है कि हम 94% के भी ऊपर एफिशिएंट हैं और फाइजर कह रहा है कि हम 90% एफिशिएंट हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या इसका अर्थ ये होता है कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन दे दी जाए तो उसमें से 90 लोग कोरोना वायरस नहीं होगा? क्या ये इसका अर्थ है? इस अर्थ को जानना आवश्यक है बिकॉज वैक्सीन की टेक्नोलॉजी में ये नंबर्स तो आ जाते हैं, लेकिन ये नंबर का मतलब क्या है ये इसको पीछे बैकग्राउंड में जाकर के समझना जरूरी है. आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर इन तीनों वैक्सीन को कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ स्पुतनिक 5 जो रशियन वैक्सीन है और जो चाइनीज वैक्सीन है जो साउथ अमेरिका में चल रही है इसके बारे में डेटा ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 5 वैक्सीन को हम एक एग्रीगेट पिक्चर में देखेंगे और इन 3 वैक्सीन को कंपेयर करेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि ये 70% का जो आंकड़ा है ये आता कैसे है. 70-90 जो भी परसेंट होता है ये वैक्सीन में एफिशिएंसी कैसे लाते हैं. इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें वैक्सीन के जो स्टेप्स हैं वो समझने जरूरी है. वैक्सीन हेल्दी लोगों को दी जाती है, आप सबको पता है. वैक्सीन ऐसे लोगों को नहीं दी जाती जो पहले से इन्फेक्टेड होते हैं. तो जो पहला स्टेप होता है किसी वैक्सीन की एफिशिएंसी उसको ट्रायल करते हुए उसकी एफिशिएंसी निकालने का, वो होता है एक लार्ज सैंपल को हम लेते हैं और ये हेल्दी और अनइन्फेक्टेड लोगों से लिया जाता है. ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के जो अभी रिजल्ट्स चल रहे हैं उसके केस में ये 20,000, इनफैक्ट आप कह रहे हैं 20,000 से भी ज्यादा लेके जाएंगे, इतने ट्रायल है. फाइजर के केस में ये ट्रायल 43,000 है और मॉडर्ना के केस में ये केस 30,000 है. जो ये लोग होते हैं ये हेल्दी होते हैं, अनइन्फेक्टेड होते हैं, रैंडमली चोजन होते हैं, हर एज ग्रुप, हर जेंडर, और कोशिश की जाती है कि अलग अलग ज्योग्राफी से इन लोगों को, इन हेल्दी लोगों को वैक्सीन दी जाती है. लेकिन वैक्सीन सबको नहीं दी जाती. इनमें से वैक्सीन में जो फेज 3 ट्रायल होता है उसको डबल ब्लाइंडेड टेस्ट बोलते हैं. डबल ब्लाइंडेड टेस्ट का मतलब ये होता है कि ना तो लेने वाले को पता होता है वैक्सीन की क्या ये वैक्सीन उसको दी जा रही है या नहीं दी जा रही है. उसके नाम पे वैक्सीन या तो उसको वैक्सीन दी जाती है या उसको प्लेसिबो दिया जाता है. प्लेसिबो मतलब उसको कुछ ऐसा घोल दिया जाता है जो लीथल नहीं होता, नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन वो वैक्सीन नहीं होता. वो उस आदमी को लगता है उसको वैक्सीन लगी है लेकिन उसको एक्चुअली में वैक्सीन नहीं मिलती. सो आधे लोगों को वैक्सीन एक्चुअल दी जाती है, आधे लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है. अब डबल ब्लाइंडेड टेस्ट का अर्थ ये होता है कि जिनको दी जा रही है वैक्सीन उनको नहीं पता कि उनको वैक्सीन मिली या प्लेसिबो मिला.
डबल ब्लाइंडेड टेस्ट में डबल साइड का मतलब ये होता है कि जो रिसर्चर है, जो वैक्सीन दे रहा है, उसको भी नहीं पता होता कि हम एक व्यक्ति को हम इसको प्लेसिबो दे रहे थे या हम इसको वैक्सीन दे रहे थे, यानी दोनों साइड से ब्लाइंडिंग होती है। इसके बाद क्या किया जाता है कि तो आधे लोगों को आपने मान लीजिए 20,000 का सैंपल लिया ऑक्सफोर्ड में, तो 10,000 लोगों को प्लेसिबो मिलेगी, 10,000 लोगों को वैक्सीन मिलेगी। उसके बाद इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, अपनी लाइफ आप जिए, जहां भी आप रहते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके हिसाब से जो नॉर्मल जिंदगी आपको जीनी होती है विद इन द कोरोना वायरस रिजीम, जो भी रूल्स है उसको मानते हुए आप जाकर के उसको आपको करना होता है। उसके बाद ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, उसमें कई महीने लगे, इसीलिए ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इनमें से जो 20,000 लोग हैं जिनको वैक्सीन 10,000 को दी गई, 10 को नहीं दी गई, इनमें से कितने लोगों को जो कोरोना वायरस है वो इन्फेक्ट किया। तो हम फिर टेस्ट करते हैं कि दोनों, जब पता लगता है कि इतने लोगों को इसमें से 20,000 के सैंपल में मान लीजिए 100 लोगों को कोरोना वायरस हुआ, तो हम पता करेंगे कि इसमें से ये 100 लोगों में से कितने लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीन दी गई थी और कितने ऐसे थे जिनको प्लेसिबो दिया गया था। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है इन दोनों नंबर को कंपेयर करने की, यानी कि वो लोग जिनको वैक्सीन, अब हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जिनको कोरोना वायरस हो गया, फिर हम देखेंगे कि ये जो कोरोना वायरस हो गया इनमें से कितनों को वैक्सीन दी गई थी और कितनों को नहीं दी गई थी। इन दोनों नंबर का जो अनुपात है वो आपको बताएगा कि वैक्सीन कितनी एफिशिएंट है। सो फर्ज करिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने 20,000 लोगों को वैक्सीन दी, 20,000 में 10,000 लोगों को प्लेसिबो मिला होगा, 10 को एक्चुअल में वैक्सीन मिली होगी। हम मानते हैं कि इस पूरे जो 20,000 का सैंपल था इसमें टोटल 2,000 लोगों को इन्फेक्शन हुए, यानी 10% लोगों को इन्फेक्शन हो गए। ये सब एग्जांपल्स हैं, आपको मैं बता रहा हूं। इन 2,000 लोगों को जो इन्फेक्शंस जो हो सकते थे, इसमें से अगर 1,000 लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीन मिली थी और 1,000 ऐसे थे जिनको वैक्सीन नहीं मिली थी, इसका मतलब वैक्सीन का कोई असर नहीं है। लेकिन मानते हैं कि अब अगर इन्फेक्शन थोड़े कम होते हैं, यानी कि जिनको वैक्सीन नहीं मिली, प्लेसिबो मिला, उनमें तो 1,000 इन्फेक्शन हुए, बट जिनको वैक्सीन मिल गई उनमें 1,000 इन्फेक्शन नहीं होते, उनमें महज 100 इन्फेक्शन होते हैं। इसका मतलब तब माना जाएगा कि 1,000 के अगेंस्ट 100 जिनको वैक्सीन मिली उनमें सिर्फ 100 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, जिनको वैक्सीन नहीं मिली उसमें 1,000 लोगों को इन्फेक्शन हुआ। इसका मतलब वैक्सीन 90% एफिशिएंट है, यानी 900 लोगों को बचा पाती है, 100 को नहीं बचा पाती। तो तब इस प्रकार से नंबर हम निकालते हैं। तो जब ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को हम बोल रहे हैं कि 70% एफिशिएंट है बाय एंड लार्ज, तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल इन्फेक्शन हुए, मान लीजिए 100 इन्फेक्शन हुए उनके टेस्ट में, तो 30 इन्फेक्शन हुए उन लोगों को जिनको वैक्सीन जो है दी गई थी, और बाकी इन्फेक्शन उन लोगों को हुए जिनको वैक्सीन नहीं दी गई थी। अगर इसी आंकड़े को हम फर्दर कंपेयर करें तो मॉडर्ना जो कहता है 94.5% एफिशिएंसी होता है, और उस केस में जो अनुपात होगा ऐसे लोगों का जिनको कोरोना वायरस हुआ डिस्पाइट द वैक्सीन, वो बहुत छोटे लोग होंगे, बहुत बहुत कम संख्या होगी उनकी। वही हाल फाइजर का है। अब दूसरी बात ये समझनी जरूरी है कि इंटरिम टेस्ट का मतलब क्या होता है। इंटरिम टेस्ट का अर्थ ये होता है कि जो एफडीए स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से आपको ये टेस्ट तब तक चलाते रहने होंगे, फाइजर को और मॉडर्ना को, जब तक कि कोई एक एक्स नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड नहीं हो जाते उस पूरे सैंपल से। जो टारगेट फाइजर को दिया गया है वो है 164 पॉजिटिव केसेस, यानी कि टोटल वैक्सीन लगी और प्लेसिबो लगा उन दोनों में जिनको कोरोना वायरस हो सैंपल में, जब वो नंबर 164 पहुंच जाएगा तब कहा जाएगा कि टेस्ट अब खत्म हो गया, अब रिजल्ट देखते हैं फाइनल रिजल्ट कितना है। इंटरिम रिजल्ट जो फाइजर ने दिया है वो अभी कम लोगों पर है, वो 94 लोग ही अभी तक इन्फेक्ट हुए हैं, यानी आधे से ज्यादा वो अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मॉडर्ना की बात करें तो मॉडर्ना का टारगेट था 30,000 सैंपल में से 151 पॉजिटिव केसेस। 151 का जो टारगेट था इसमें से 95 का टारगेट, यानी लगभग 2/3 का जो सिलेबस है वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट दिया। यानी कि ऐसा नहीं है कि सैंपल बहुत छोटा है, क्योंकि 2/3 उन्होंने अपना जो दूरी तय करनी थी उसको तय कर ली है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी 50% के आंकड़े को पार कर चुकी है अपने टारगेट को। आगे क्या होना है वो देखना होगा। ऑफ कोर्स हमें ये भी देखना होगा कि क्या वैक्सीन लंबे समय तक कारगर रहेगी, क्या कोई साइड इफेक्ट आएगा, क्या वो साइड इफेक्ट बाद में आएगा, ये सारी चीजें भी देखनी जरूरी होंगी। बट अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं वो फेयरली पॉजिटिव है। तो क्या हमें वैक्सीन जल्दी मिलने वाली है, सवाल ये है। ये जो सवाल है इसके कई पैमाने हैं, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस इस बात को ही लेकर नहीं है कि वैक्सीन कितनी एफिशिएंट है, वैक्सीन इसको भी लेकर के कि वैक्सीन कितनी महंगी है।
इस बात को भी लेकर के है कि वैक्सीन आप तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, उसको लॉजिस्टिक्स क्या होगा, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, और उसके पीछे जो कंपनी है वो कितनी डोसेज कितनी जल्दी बना सकती है, बहुत सारे फैसले होते हैं। तो यहां पर हम उसको सिंप्लीफाई करते हुए अगर हम कुछ पैमानों को देखें कि कौन सी वैक्सीन कहां पर पहुंच गई है, तो इसको जरा हम बड़ा करके देखते हैं। वैक्सीन फॉर ऑल सून, और हम फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड, ये तीन बड़ी वैक्सीन है। इसके अलावा स्पुतनिक 5 है जो अभी सिर्फ 20 सैंपल पे ही पॉजिटिव आ पाई है। अभी इसको हम उसको आउट कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग, हो सकता है वो अच्छी हो, हमें नहीं पता। इंडिया में ट्रायल चालू हो रहा है इसका। अभी तक फाइजर को टेस्ट करना है लगभग 43,500 सैंपल्स पे और 164 सैंपल्स को पॉजिटिव निकालना है। मॉडर्ना को 30,000 सैंपल्स पे टेस्ट करके 151 सैंपल जब पॉजिटिव होंगे तब खत्म होगी ये टेस्ट। ऑक्सफोर्ड अभी 20,000 से ऊपर की बात कर रही है, शायद 24,000 पर है, शायद उससे भी ज्यादा आएगा क्योंकि इंडिया के रिजल्ट्स भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने बाकी हैं। उसी हिसाब से तय होगा कि ये टेस्ट में कितने पॉजिटिव होंगे इस टेस्ट को कंक्लूड करने के लिए। अब हम बात करते हैं, तो यानी कि सभी वैक्सीन हाफ वे से 2/3 तक के रास्ते तक पहुंच गई है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। ऑफ कोर्स कुछ केसेस में साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। फाइजर में कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट्स आए हैं, मॉडर्ना में कुछ माइल्ड से ज्यादा साइड इफेक्ट्स आए हैं, जो एक वरीसम बात है। ऑक्सफोर्ड ऑन द अदर हैंड इज सेइंग कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म पे क्या होगा वो देखना होगा कुछ महीनों में। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैमाना जो है स्टोरेज टेम्परेचर, यानी कि वैक्सीन को स्टोर कैसे किया जाएगा। इसमें फाइजर की वैक्सीन मात खा जाती है बिकॉज उसकी वैक्सीन -70 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करनी होती है। यानी कि इसको स्टोर करने के लिए आपको सुपर कूलर्स की आवश्यकता होगी, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर नहीं चलेगा, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर भी नहीं चलेगा, आपको एक रिसर्च ग्रेड का, साइंटिफिक ग्रेड का रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा। इसका मतलब ये भी होता है कि इस वैक्सीन की लॉजिस्टिक्स का जो प्रोसेस है वो बहुत महंगा हो जाएगा, स्पेशली ऐसे देशों में जहां पे वैक्सीन लार्ज अमाउंट में चाहिए और ऐसे देशों में जहां पे गर्मी ज्यादा होती है, यानी भारत जैसे देश। अगर हम कंपेयर करें मॉडर्ना को इसी पैमाने पर, तो मॉडर्ना की वैक्सीन -70 नहीं -20 डिग्री पे स्टोर हो सकती है, और -20 डिग्री पे अगर वो स्टोर होती है तो इसका मतलब ये है कि एक सुपर फ्रीजर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लगभग आप अपने रेफ्रिजरेटर के लोएस्ट टेम्परेचर पे, अगर आपका रेफ्रिजरेटर काफी अच्छा है तो -16 -18 तक पहुंचता है, तो लगभग ऐसे स्टोरेज में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन काफी अलग ही पैमाने पर है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, अगर हम इसको फिर से बड़ा करके दिखाएं ताकि आपको दिखाई दे, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करी जा सकती है, यानी कि एक रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर नहीं, जो नॉर्मल जहां पे आप सब्जी रखते हैं वहां पर भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भारत के लिए खास तौर से। शेल्फ लाइफ एक इंपॉर्टेंट बात है, फाइजर यहां पर भी मात खाता है। फाइजर की वैक्सीन सिर्फ 1 से 2 दिन ही सर्वाइव कर पाती है, यानी कि लैब से डिलीवरी के बीच में आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है, जो बहुत मुश्किल है। आप इसको स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा समय तक। मॉडर्ना की वैक्सीन 1 महीने तक चलती है, जो अच्छी बात है, बिकॉज 1 महीना इज अ गुड टाइम। आप बाहर भी बनाते हैं तो भी आप इंडिया में इसको ला सकते हैं। लेकिन अगेन इस पैमाने पर भी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सबसे आगे चलती है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लगभग 6 महीने तक आप इसको एक नॉर्मल फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिपीटेड डोसेज देने के लिए बहुत जरूरी चीज है। प्राइस की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दाम कितना होगा, खासतौर से ऐसा देश जहां पर लगभग 1.4 बिलियन लोग हैं, वहां पे दाम कितना होगा। जो फाइजर बोल रहा है वो बोल रहा है लगभग $19.5, यानी कि लगभग 1,500 रुपए की एक वैक्सीन। मॉडर्ना बोल रहा है $25, यानी उससे भी महंगी। मॉडर्ना का जो आंकड़ा है वो 2,000 को भी ऑलमोस्ट पार कर जाएगा। और जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है यहाँ पे सबको बहुत चकनाचूर कर देती है, सिर्फ $3 में वैक्सीन देने की बात कर रहा है, और एस्ट्राजेनेका कह रहा है कि हम इसमें पैसे भी नहीं बनाएंगे, विल नॉट मेक प्रॉफिट्स। यानी कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन शायद 200 रुपए में बन जाएगी। याद रखिए, एक आदमी को 2 डोज दी जाती है। इन सारी वैक्सीन के केस में आपको 2 डोज देनी पड़ेगी, यानी प्राइस पर पर्सन डबल हो जाएगा इसका। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में एक बात अच्छी ये भी है कि अब इसमें चूंकि जो कंसर्न पार्टी है उसमें एक भारत की एक बड़ी कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो भी इन्वॉल्व है, इसलिए ये वैक्सीन भारत में भी तेजी से बन पाएगी, ऐसी उम्मीद है। 3 बिलियन डोजेस की बात कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की, अवेलेबल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जैसे ही इसका ये जो फेज 3 ट्रायल है जो अब तक अच्छा चल रहा है वो अगर सक्सेसफुली हो जाता है कंक्लूड तो। फाइनली एफिशिएंसी का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। यहां ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अभी 2 पैमानों पे चल रही है, एक में 90% पे और एक में वो 63% पे ही स्कोर कर पा रही है एफिशिएंसी पे, जो बहुत अच्छा शायद नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्लियर लीडर बिकम्स द अदर 2 वैक्सीन। मॉडर्ना 95 पे ऑलमोस्ट जा चुकी है और फाइजर 90% पर है। इसके अलावा एक और वैक्सीन है स्पुतनिक 5,
इसके रिजल्ट्स अभी सिर्फ 20 ही सैंपल्स कोरोना पॉजिटिव आए, इसलिए इसके बारे में एग्जैक्ट एफिशिएंसी का नंबर देना मुश्किल है, बट कह रहे हैं कि वो भी इसी रेंज में रहेगी, मॉडर्ना वाली रेंज में ही रहेगी, लेकिन उसमें भी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी। ऑल इन ऑल सिनेरियो क्या है ये समझना आवश्यक है। अगर हम इन सारे पैमानों को देखें, इन सब चीजों को देखें, आप एक फिर से स्क्रीन को देख लीजिए, अगर हम सारे पैमानों को देखें तो दो तीन चीजें क्लियर होती हैं। पहला ये कि वैक्सीन के जो दिशा में काम चल रहा है वो हमारी उम्मीद के मुताबिक चल रहा है। हिस्टोरिक पेस है ये साइंस की टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट अ वायरस वी डिड नॉट नो, ऑलमोस्ट डिड नॉट नो बिफोर 2020। और उस साल की शुरुआत से उस साल के एंड में जो कोरोना वायरस ने अपना बर्थडे तो मना लिया, लेकिन अब लग रहा है कि अगर इनमें से एक भी वैक्सीन सक्सेसफुल होती है, और अभी तीनों अच्छा कर रही है, तो शायद कोरोना वायरस अपने सेकेंड बर्थडे को मनाने में कामयाब नहीं रहेगा। यानी 2021 के मध्य तक हम कोरोना वायरस को एलिमिनेट या तो कर देंगे, या हम कुछ ऐसा कर देंगे कि उससे जिसको बीमारी भी होगी वो सही हो जाएगा, नॉर्मल फ्लू जैसा ही रहेगा। इसकी संभावनाएं प्रबल है। लेकिन इन सब चीजों के मध्य बहुत सारे ऐसे फेक प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं जिनके बारे में आपको अवेयर रहना जरूरी है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट याद रखिए कि कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है। आप इम्यूनिटी सिर्फ एक हद तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इम्यूनिटी को इन्फिनाइट कर सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने का तरीका यह है कि कोरोना वायरस आप तक नहीं पहुंचे, और उसके लिए जरूरी यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, अलर्ट रहें, कम से कम ट्रैवल करने की कोशिश करें, अपने को बचाएं। और किसी भी घर में अगर कई लोग रहते हैं तो जो व्यक्ति सबसे ढीली तरीके से रहेगा, सबसे कम रेस्ट्रिक्शंस में रहेगा, सारा घर उसी रिस्क लेवल पे रहेगा। इसलिए अपने घर और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें और उनको सुरक्षित खुद को रखने के लिए प्रेरित करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगले 6 महीने में वैक्सीन पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो जाएगी। अब इनमें से कौन सी होती है, तीनों होती हैं, ये भी संभव है। हो सकता है एक और भी वैक्सीन पे हम लोग, और 3-4 वैक्सीन और पे भी काम हो रहा है, उनमें से भी कोई सक्सेसफुल हो। लेकिन आज की न्यूज ऑफ एस्ट्राजेनेका, लो कॉस्ट, हाईली ट्रांसपोर्टेबल, इसमें ज्यादा टेम्परेचर कम करने की जरूरत नहीं है, और वैक्सीन लार्ज डोसेज में ऑलरेडी बनाने की तैयारी हम भारत में भी कर चुके हैं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। आने वाले समय में यही शायद हमें कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाएगी। तब तक आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने सारे अपना ध्यान रखिए और हिम्मत भी मत हारिए। 2020 को अलविदा हम कहेंगे, दिसंबर का महीना आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि 2021 के अंदर अंदर हम इस बीमारी को भी अलविदा कह पाएंगे। थैंक यू।